कैसे हो आप? बेटा इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा आपके साथ वाई रोलिंग फ्रिक्शन इज़ लेस देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन। बेटा ये क्लास +1 फिजिक्स का एक क्वेश्चन है, वाई रोलिंग फ्रिक्शन इज़ लेस देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन। तो पहले हम देख लेते हैं कि रोलिंग फ्रिक्शन और स्लाइडिंग फ्रिक्शन होता क्या है। फॉर एग्जांपल जैसे कि आप देख सकते हो मेरे सामने एक कार है। कार की मैंने ब्रेक को इंगेज करके रखा है, मीन्स ब्रेक लगा के रखी है, लेकिन फिर भी मैं इस कार को मूव कराना चाहता हूँ रोड के ऊपर, तो मैं पीछे से फोर्स लगाऊंगा। ठीक है, अब कार की ब्रेक लगी हुई है तो कार के टायर जो है वो तो रिवॉल्व नहीं करेंगे। ठीक है, लेकिन कार को अगर मैं पीछे से इतनी फोर्स लगा दूं कि कार ये मूव करनी शुरू कर जाए, मीन्स स्लाइड करेगी, मीन्स ड्रैग करेगी, तो उस टाइम पे जो टायर और रोड के बीच में जो फ्रिक्शन होगी बेटा उसको बोलेंगे हम स्लाइडिंग फ्रिक्शन। मीन्स कार तो मूव कर रही है लेकिन उसके टायर जो घूम नहीं रहे, वो रिवॉल्व नहीं कर रहे, तो उस टाइम पे जो कार और रोड के बीच में फ्रिक्शन होगी उसको बोलेंगे हम स्लाइडिंग फ्रिक्शन। अब रोलिंग फ्रिक्शन क्या है? फॉर एग्जांपल मैंने कार की ब्रेक को रिलीज़ कर दिया, कार की ब्रेक मैंने छोड़ दी, तब मैं बाहर से आके अगर फोर्स लगाऊंगा तो ये तब भी कार मूव करेगी, लेकिन अब क्या होगा कि उसके टायर भी गोल घूमेंगे, मीन्स टायर रिवॉल्व करेंगे। तो आप एक चीज़ नोटिस कर सकते हो, ऑब्जर्व कर सकते हो कि पहले वाले केस में मुझे ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी, मीन्स उस टाइम पे जो फ्रिक्शन होगी रोड और टायर के बीच में वो ज़्यादा होगी जब ब्रेक लगी होगी। लेकिन जब ब्रेक रिलीज़ कर दी होगी तब ये कार को लगाने में फोर्स तो अब भी लगेगी लेकिन उतनी फोर्स नहीं लगेगी, मीन्स अब फ्रिक्शन कम लगेगी रोड और टायर के बीच में। ठीक है, और इस फ्रिक्शन को हम बोलेंगे रोलिंग फ्रिक्शन। जब कार की ब्रेक मैंने छोड़ी हुई है, टायर घूम रहे हैं, ठीक है, तब जो फ्रिक्शन लगेगी टायर और रोड के बीच में उसको बोलेंगे रोलिंग फ्रिक्शन। और जब कार के टायर मूव नहीं कर रहे, मीन्स ब्रेक लगी हुई है, स्लाइड कर रहे हैं रोड के ऊपर, तब जब जो फ्रिक्शन लगेगी उसको हम बोलेंगे स्लाइडिंग फ्रिक्शन। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं बेटा डेफिनेशन ऑफ रोलिंग फ्रिक्शन और स्लाइडिंग फ्रिक्शन की। रोलिंग फ्रिक्शन इज अ फोर्स रेजिस्टिंग द मोशन व्हेन बॉडी रोल्स ऑन द सरफेस। मीन जब टायर घूम रहे हैं रोड के ऊपर तब जो फ्रिक्शन लगेगी उसको रोलिंग फ्रिक्शन कहेंगे। ठीक है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन इट इज़ अ रेजिस्टेंस क्रिएटेड बाय एनी टू ऑब्जेक्ट व्हेन स्लाइड्स अगेंस्ट ईच अदर। मीन्स टायर की ब्रेक लगी हुई है, टायर रिवॉल्व नहीं कर रहे लेकिन टायर रोड के ऊपर स्लाइड कर रहे हैं, तब जो टायर और रोड के बीच में फ्रिक्शन होगी उसको हम बोलेंगे स्लाइडिंग फ्रिक्शन। ओके, सो बेटा अब हम डिस्कस करते हैं कॉज ऑफ फ्रिक्शन। कॉज ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है जी। कॉज ऑफ फ्रिक्शन मतलब फ्रिक्शन होती कब है, एग्जिस्ट कब करती है? वेन एवर देर इज अ रिलेटिव मोशन, जब भी बेटा दो बॉडीज के बीच में रिलेटिव मोशन होगा। रिलेटिव मोशन मीन्स एक बॉडी दूसरे के ऊपर स्लाइड करने की कोशिश करेगी। ठीक है, तब इन दोनों बॉडीज में एक फोर्स एग्जिस्ट करेगी जो इस मोशन को रेजिस्ट करेगी। फॉर एग्जांपल मेरे पास ये एक ब्लॉक है और ये ब्लॉक इस साइड पे जाना चाहता है, मीन्स ये जो नीचे सरफेस है, ठीक है, इसके ऊपर मूव करना चाहता है, तो बेटा देर इज़ अ रिलेटिव मोशन। अब इस ब्लॉक और इस सरफेस के बीच में एक रिलेटिव मोशन होगा, तब बेटा एक फोर्स एग्जिस्ट करेगी, कम्स इनटू प्ले, दैट फोर्स इज नोन एज फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। सो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन तभी बेटा आती है जब किसी दो बॉडीज़ में रिलेटिव मोशन होता है। ठीक है, अगर कोई बॉडी किसी सरफेस के ऊपर रेस्ट पे पड़ी हुई है, ठीक है, सपोज ये बॉडी है, ये रेस्ट पे पड़ी हुई है, तब बेटा इन दोनों सरफेस के बीच में कोई भी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एग्जिस्ट नहीं करेगी। आगे हम देखेंगे बेटा जब भी कोई बॉडी किसी सरफेस के ऊपर रोल करती है, जैसे आप देख सकते हो कि ये बॉडी जो रोल कर रही है सरफेस के ऊपर, सो इस बॉडी और इस प्लेन के बीच में हमेशा एक पॉइंट होगा जो हमेशा रेस्ट पे रहेगा। मीन्स देयर विल बी नो रिलेटिव वेलोसिटी एट दैट पॉइंट। आप बोल सकते हो ऐसा कैसे हो सकता है कि मतलब अगर कोई बॉडी रोल कर रही है किसी सरफेस के ऊपर तो जो भी पॉइंट होंगे इस बॉडी के ऊपर वो तो मोशन में होंगे। नहीं बेटा, जहाँ पे ये बॉडी इस सरफेस को टच कर रही है ना, वहाँ पे जो उस बॉडी के ऊपर पॉइंट होगा वो हमेशा रेस्ट पे होगा, उसकी कोई वेलोसिटी नहीं होगी। जैसे मैं आपको बताऊँ, अगर यहाँ पे मैं देखूँ इस पॉइंट पे ये बॉडी सरफेस के ऊपर पड़ी हुई है, तो यहाँ पे जो बॉटम पे जो पॉइंट होगा जो इस सरफेस को टच कर रहा है, सपोज ये पॉइंट है P, ठीक है, सो ये पॉइंट है मेरा P, तो इस पॉइंट P पे बॉडी रोटेट कर रही है, रोल कर रही है इस सरफेस के ऊपर, लेकिन अगर जब जब भी ये पॉइंट इस सरफेस को टच करेगा
ये पॉइंट एक्चुअली बॉडी के ऊपर है जो रोल कर रही है। जब भी ये पॉइंट सरफेस को टच करेगा तब उस दैट इंस्टेंट इस पॉइंट की वेलोसिटी थोड़ी देर के लिए, थोड़े से मोमेंट के लिए ज़ीरो होगी। वो अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। बेटा बेटा आगे हम देखते हैं कि जब भी कोई बॉडी रोल करती है तो वो दो तरह के मोशन एग्जीक्यूट करती है। दो तरह के मोशन मीन्स सपोज मेरे पास यहाँ पे एक टायर है, जैसे आप देख सकते हो। एक तो बेटा ये टायर अपनी एक्सिस के अराउंड घूमेगा लाइक दिस, देखिए ये अपनी एक्सिस के अराउंड घूम रहा है, ठीक है। इस तरह के मोशन को हम बोलते हैं रोटेशनल मोशन। ये रोटेट कर रहा है तो इसको हम बोलेंगे रोटेशनल मोशन। एक तो ये ऐसे घूमेगा और दूसरा बेटा ये टायर आगे भी तो जाएगा लाइक दिस, इसको हम बोलेंगे ट्रांसलेटरी मोशन। मतलब जब टायर आगे जा रहा है उस तरह के मोशन को हम ट्रांसलेटरी मोशन बोलेंगे, और जब टायर बेटा अपनी एक्सिस के अराउंड घूम रहा है उसको हम बोलेंगे रोटेशनल मोशन। तो जब बॉडी रोल करती है ना तो ये दोनों मोशन एग्जीक्यूट होते हैं। जैसे ये देखिए, नीचे मैं आपको एक वीडियो में दिखाता हूँ, देखिए यहाँ पे ये टायर जो है वो रोटेट भी कर रहा है, मीन्स रोटेशनल मोशन भी हो रहा है उसका, और ट्रांसलेटरी मोशन भी हो रहा है, मीन्स आगे भी जा रहा है। सो जब भी कोई बॉडी रोल करती है तो वो दो तरह के मोशन एग्जीक्यूट करती है। एक ट्रांसलेटरी मोशन, ट्रांसलेटरी मोशन का मतलब टायर का आगे की तरफ जाना, और रोटेशनल का मतलब टायर का अपनी एक्सिस के अराउंड घूमना। सो दो तरह के मोशन एग्जीक्यूट होते हैं जब कोई बॉडी रोल करती है। आगे हम देखते हैं, सपोज मेरे पास रोटेशनल मोशन हो रहा है, लाइक इस टायर के सरफेस के ऊपर एक पॉइंट पी है, ठीक है। तो जब ये टायर मूव करेगा मीन्स रोटेट करेगा, तो देखो ये पी पॉइंट भी तो रोटेट कर रहा है, मीन्स पी पॉइंट की भी एक वेलोसिटी होगी। ये रोटेट करने से वेलोसिटी है, इसलिए इस पी पॉइंट की इस तरह की वेलोसिटी को हम रोटेशनल वेलोसिटी बोलेंगे। और रोटेशनल वेलोसिटी की डायरेक्शन कैसी होगी, सपोज मैं यहाँ पे एक टेंजेंट ड्रॉ करता हूँ बेटा। ये टेंजेंट ड्रॉ कर दी मैंने इस पी पॉइंट के ऊपर, राइट, इस सर्कल के ऊपर, इस टायर के ऊपर मैंने एक टेंजेंट ड्रॉ कर दी। अब आप देखना ज़रा, जब मैं इस टायर को रोटेट करूँगा तो ये एरो भी उसके साथ रोटेट कर रहा है, मीन्स ये एरो बता रहा है पी पॉइंट की रोटेशनल वेलोसिटी की डायरेक्शन। लाइक यहाँ पे पी पॉइंट की एरो की डायरेक्शन देखिए, यहाँ पे चेक कीजिए, मतलब जब पी पॉइंट बिल्कुल नीचे आ जाएगा तो पी पॉइंट की रोटेशनल वेलोसिटी की डायरेक्शन बिल्कुल रिवर्स हो जाएगी, ठीक है। जब ये टॉप पे चले जाएगा तो पी पॉइंट की रोटेशनल वेलोसिटी की डायरेक्शन कुछ और है, ठीक है। सो इस तरह की जो पी की वेलोसिटी है और इसकी डायरेक्शन है, इसको हम बोलते हैं बेटा रोटेशनल वेलोसिटी, और इसकी डायरेक्शन जो बता रहा है वो एरो बता रहा है। सो ये रोटेशनल वेलोसिटी है क्योंकि ये टायर के रोटेट करने से पी को वेलोसिटी मिल रही है। तो इसको हम बेटा रोटेशनल वेलोसिटी है तो हम इसको वी आर के साथ लिख देते हैं। सो पी पॉइंट बेटा जब टॉप पे तो इसकी डायरेक्शन आप देख सकते हो। अगर यही पी पॉइंट बिल्कुल नीचे आ जाएगा तो इसकी बेटा रोटेशनल वेलोसिटी की डायरेक्शन इस साइड पे हो जाएगी, ठीक है। वी आर की डायरेक्शन इस साइड पे हो जाएगी, ठीक है। अब बेटा ये टायर जो है अकेला रोटेट तो कर नहीं रहा, ठीक है, इसका ट्रांसलेटरी मोशन भी हो रहा है। ट्रांसलेटरी मोशन मीन्स ये आगे भी तो बढ़ रहा है, ठीक है। जब बेटा ये टायर आगे बढ़ेगा तो इसके ऊपर जितने भी पार्टिकल्स होंगे वो भी इसके साथ ही बढ़ेंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल इस टायर के ऊपर यहाँ पे कोई पॉइंट है तो वो भी इस डायरेक्शन में बढ़ेगा जिस डायरेक्शन में टायर मूव करेगा। इसका जो सेंटर होगा वो भी बेटा इसी डायरेक्शन में मूव करेगा और इसी वेलोसिटी के साथ मूव करेगा जिस वेलोसिटी से टायर आगे जाएगा। और यहाँ पे बॉटम पे भी जो कोई अगर कोई पॉइंट है तो वो भी बेटा उसी वेलोसिटी से आगे बढ़ेगा जिसी वेलोसिटी से ये टायर आगे बढ़ रहा है। लाइक दिस, देखिए ये सारे पार्टिकल टायर की स्पीड से आगे बढ़ रहे हैं। और ये मोशन कौन सा हो रहा है, ट्रांसलेटरी मोशन। तो ये जो सभी पार्टिकल होंगे इस टायर के ऊपर, उन सब की जो वेलोसिटी होगी बेटा उसको मैं वी टी के साथ लिख लेता हूँ, क्योंकि ये ट्रांसलेटरी मोशन होने के कारण वेलोसिटी है सभी पार्टिकल्स की, तो इसको मैं वी टी के साथ लिख लेता हूँ, ठीक है। अभी हमने देखा कि जब भी टायर रोल करता है तो उसकी दो तरह की वेलोसिटीज़ होती हैं। एक तो रोटेशनल वेलोसिटी, रोटेशनल वेलोसिटी किसकी वजह से, जब टायर रिवॉल्व करेगा मीन्स रोटेट करेगा, ठीक है, उसकी वजह से जो टायर के ऊपर पार्टिकल्स होंगे उसकी वेलोसिटी को हम रोटेशनल वेलोसिटी बोल रहे हैं। और एक टायर जो आगे जा रहा है
उसकी वजह से जो टायर के ऊपर जितने भी पार्टिकल्स होंगे उनकी एक ट्रांसलेशनल वेलोसिटी होगी, जिसको मैं वी टी के साथ लिख रहा हूँ। अब मैं आपको बताता हूँ बेटा, ये वी आर और वी टी मतलब रोटेशनल वेलोसिटी और ट्रांसलेशनल वेलोसिटी की वैल्यू इक्वली होगी। सो सपोज मेरे पास यहाँ पे एक पॉइंट ए है और इस टायर ने एक कंप्लीट रेवोल्यूशन ली, ठीक है, कंप्लीट एक सर्कल कंप्लीट किया, तो ये बी पॉइंट पे पहुंच गया। मींस एक ही रेवोल्यूशन हुई है और ये बी पॉइंट पे पहुंच गया। तो अगर मैं आपसे पूछूं ए से बी तक जाने के लिए इस टायर को कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ा, बेटा ऑब्वियसली वो किसके इक्वल होगा, सरकमफ्रेंस ऑफ दिस टायर, क्योंकि एक ही रेवोल्यूशन में ए से बी तक गया है, तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा वो 2πr, राइट। तो बेटा देखिए, अब ये टायर ए पे था, अभी बी पे आ गया, मीन्स इसका सपोज इसके ऊपर एक सी पॉइंट है, मीन्स सेंटर ऑफ द टायर है ना, पहले तो ए पे था, अब ये सेंटर कहाँ पे आ गया, बी पे। तो इस सी ने मीन्स सेंटर ऑफ दिस टायर ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, दैट इज इक्वल टू सरकमफ्रेंस ऑफ दिस टायर। सो डिस्टेंस 2πr हो गया। सपोज ए से बी तक टाइम टी लग रहा है, तो मैं अगर इसकी वेलोसिटी निकालूं, देखो सी पॉइंट जो है उसने ट्रांसलेटरी मोशन किया ना, पहले यहाँ से ए पॉइंट तक से बी पॉइंट तक गया, तो उसने ट्रांसलेटरी मोशन ट्रेवल किया, तो डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, 2πr। सो अगर मैं सी पॉइंट की ट्रांसलेटरी वेलोसिटी निकालूं मतलब वी टी, तो वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, मीन्स डिस्टेंस 2πr, टाइम सपोज कर लेते हैं हम सपोज टी, ठीक है। ये तो होगी ट्रांसलेटरी वेलोसिटी, क्योंकि जब भी टायर ए से बी तक जाएगा इसके ऊपर जितने भी पार्टिकल होंगे, सपोज ये पी पॉइंट यहाँ पे था, अब पी पॉइंट यहाँ पे आ चुका है, तो पी पॉइंट ने लीनियर डिस्टेंस मीन्स ट्रांसलेटरी डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, दैट इज इक्वल टू सरकमफ्रेंस। सो टाइम ए से बी तक का सपोज मैं टी कर लेता हूँ, तो इसकी वेलोसिटी ट्रांसलेटरी वेलोसिटी ये आ गई, ठीक है। अब बेटा टायर आगे गया, टायर रिवॉल्व भी किया, उसने एक रेवोल्यूशन भी ली, ठीक है, रोटेट भी किया टायर। तो नीचे वाली फिगर में देखिए, जैसे ये पी पॉइंट है, अब अगर टायर ए से बी तक जाएगा तो घूम के ही जाएगा, तो लाइक उसने एक ऐसे कंप्लीट सर्कल भी किया एक, तो इस पी पॉइंट ने रोटेशनल एक रोटेशन ली, तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया उसने, बेटा जब पी पॉइंट एक रोटेशन लेगा तो वो भी तो सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल के जितना ही डिस्टेंस ट्रेवल करेगा पी पॉइंट। तो पी पॉइंट की जो रोटेशनल वेलोसिटी मैं निकालूंगा वी आर, तो जब पी पॉइंट ए से बी तक जाएगा, मतलब ये टायर ए से बी तक जाएगा, वो एक रोटेशन कंप्लीट करेगा, मीन ये जो पी पॉइंट है वो पूरा एक सरकमफ्रेंस घूमेगा, ठीक है, एक सरकमफ्रेंस के इक्वल घूमेगा। सो मीन्स डिस्टेंस कितना ट्रैवल करेगा, 2πr। और जितने टाइम में ए से बी तक जाने में टाइम लगेगा टायर को, उतना ही पी पॉइंट को एक कंप्लीट रेवोल्यूशन लेने में टाइम लगेगा। सो टाइम भी यहाँ पे टी आ जाएगा। सो मतलब आप देख सकते हो वी टी एंड वी आर बोथ आर इक्वल, मीन्स ट्रांसलेशनल वेलोसिटी और रोटेशनल वेलोसिटी दोनों इक्वल ही आ रही हैं। हम अब तक देख चुके हैं कि जब भी कोई बॉडी रोल करती है तो उसके दो तरह के मोशन होते हैं, रोटेशनल मोशन एंड ट्रांसलेटरी मोशन। जब भी रोटेशनल मोशन और ट्रांसलेटरी मोशन सुपर इम्पोज करते हैं तो बॉडी रोल करती है, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो फर्स्ट वाला है वो रोटेशनल मोशन रिप्रेजेंट कर रहा है, सेकंड वाला टायर बेटा ट्रांसलेटरी मोशन रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर इन दोनों मोशंस को मैं सुपर इम्पोज करूँ, इन दोनों मोशन को अगर मैं सुपर इम्पोज करूँ तो देखिए क्या होगा बेटा, वो रोलिंग मोशन होगा। तो ये देखिए मैं इनको सुपर इम्पोज करने जा रहा हूँ, तो बेटा इसमें एक चीज़ देखने वाली है कि बॉटम पे क्या हो रहा है, बॉटम पॉइंट पे क्या हो रहा है। ये जो बॉटम पॉइंट है जो प्लेन को रोड को टच करेगा, उस पॉइंट पे देखिए कि दो वेलोसिटीज़ आ रही हैं, एक वी आर एंड वी टी। मैं बेटा ऑलरेडी वी आर और वी टी को ऊपर इक्वल कर चुका हूँ। अब यहाँ पे डायरेक्शन देखिए क्या है, वी आर वी टी की डायरेक्शन बिल्कुल ऑपोजिट है एक दूसरे के लिए। इट मीन जो पॉइंट पी ग्राउंड को टच करेगा उसकी बेटा वेलोसिटी ज़ीरो होगी, वो रेस्ट पे होगा। ये बिल्कुल थोड़े से टाइम के लिए होगा लेकिन होगा। जब जो पॉइंट ग्राउंड को टच करेगा वो थोड़े समय के लिए रेस्ट पे होगा, मीन्स उसमें मोशन नहीं होगा। बेटा फ्रिक्शन का एक ही रीज़न होता है, दैट इज़ मोशन। जब भी मोशन होगा एक सरफेस का रिलेटिव मोशन होगा दूसरे के सरफेस के विद रिस्पेक्ट टू, तभी फ्रिक्शन पैदा होती है। लेकिन यहाँ पे जो पी पॉइंट ग्राउंड को टच कर रहा है,
ठीक है, उसकी जो वेलोसिटी है वो जीरो बन रही है। क्यों? VR और V2 दो वेलोसिटी एक्ट कर रही हैं, दोनों की डायरेक्शन ऑपोजिट है, दोनों की मैग्नीट्यूड इक्वल है, तो ये कैंसिल हो जाएंगे। मीन्स P पॉइंट रेस्ट पे होगा। रेस्ट पे होने का मतलब इसमें कोई भी फ्रिक्शन नहीं होगी। मीन जो पॉइंट ग्राउंड को टच कर रहा है, अगर सिंगल पॉइंट ग्राउंड को टच कर रहा है, उस वक्त उसकी वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। वेलोसिटी जीरो होने का मतलब पॉइंट की कोई रिलेटिव मोशन नहीं हो रहा, मीन्स पॉइंट मूव नहीं कर रहा। तो पॉइंट मूव नहीं करेगा तो बेटा फ्रिक्शन नहीं होगी, क्योंकि फ्रिक्शन का तो सिर्फ एक ही कारण होता है, दैट इज रिलेटिव मोशन। मीन्स एक सरफेस दूसरे सरफेस पे जब मूव करता है, स्लाइड करता है, तभी फ्रिक्शन होती है। सो इस केस में P पॉइंट रेस्ट पे हो गया, इसकी वेलोसिटी जीरो होगी, सो इसलिए इसकी कोई भी फ्रिक्शन नहीं होगी। सो दैट इज वाई रोलिंग फ्रिक्शन इज जीरो। रोलिंग फ्रिक्शन इज जीरो। अब बेटा ये एग्जैक्टली जीरो नहीं हो सकती, ना ही होती है, क्योंकि ये ऐसा नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है कि सिर्फ एक पॉइंट ही एक टाइम पे ग्राउंड को टच करेगा। बिकॉज जब भी ये टायर ग्राउंड को टच करेगा तो ये थोड़ा सा बेटा फ्लैट हो जाएगा नीचे से। सो एक पॉइंट नहीं टच करेगा, कुछ और भी पॉइंट टच करेंगे। सो जब ये एक पॉइंट P की वेलोसिटी जीरो होगी, मीन्स कोई फ्रिक्शन नहीं होगी, उसी वक्त कोई और पॉइंट ग्राउंड को टच कर रहा होगा जिसकी वेलोसिटी जीरो नहीं होगी, या ग्राउंड को टच करके छोड़ने ही वाला होगा। ठीक है, उनकी वजह से फ्रिक्शन होगी, लेकिन जो एग्जैक्टली टच कर रहा है उसकी जगह, उसकी वजह से कोई भी फ्रिक्शन नहीं होगी, क्योंकि वो रेस्ट पे आ रहा है, उसकी वेलोसिटी जीरो बन रही है। सो दैट इज वाई बेटा रोलिंग फ्रिक्शन बहुत कम होती है एज कंपेयर टू स्लाइडिंग फ्रिक्शन। सो आई होप बेटा आपको ये कॉन्सेप्ट समझ लग चुका होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सो बेटा प्लीज़ 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 सब्सक्राइब माई चैनल and like the video. So thank you very much.